आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो गया था ना। एजियोट्रॉपिक, उसमें एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता था, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो गया था वो सारा चीज। चलो तो अब हम लोग एक्चुअल, काफी डिफरेंस दिखता है। हाँ तो लिक्विड 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 मिक्सचर का हम लोग कर लिए थे। ठीक है। वो सारा केस था लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का या लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। अभी जो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, उससे पहले हम लोग सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड भी देख चुके थे। गैस इन लिक्विड वो हेनरीज लॉ वाला कॉन्सेप्ट वो ऑलरेडी। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े लिक्विड इन लिक्विड वाला, जो जिसमें राउल्ट्स लॉ पढ़े, उसमें आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल वो वाला केस आया। तीसरा जो हम लोग करेंगे वो है सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ये बचा हुआ है सर, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। और ये जो सॉलिड्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स। तो मतलब ये अब क्योंकि लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में क्या हो रहा था कि जैसे दो लिक्विड को हम लोग मिक्स कर रहे थे, तो जो वेपर बन रहा था ना, उसमें दोनों का वेपर आ रहा था। जो दो लिक्विड है उन दोनों लिक्विड के वेपर्स जा रहे थे, ठीक है, उस वेपर फेज में। लेकिन जब हम लोग सॉलिड और लिक्विड का जब हम लोग मिक्सचर बनाएंगे, एक सॉलिड होगा और दूसरा लिक्विड होगा, और जो सॉलिड लिए है वो नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो वेपर बनेगा वहां पे, उसमें सॉलिड नहीं जाने वाला है, उसमें सिर्फ जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे, सॉलिड एक सॉल्यूट की तरह हो जाएगा, और जो सॉल्वेंट लेंगे उसके वेपर्स जाएंगे वहां पे। तो ओवरऑल वो सॉल्यूशन का ही वेपर बोलेंगे उसको हम लोग। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स लेते हैं। ये जो सॉलिड होगा ये नॉन वोलेटाइल होगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट को इफेक्ट करेगा लिक्विड में। फैक्टर्स अफेक्टिंग द solubility of solid solute in liquid। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ये नेचर ऑफ द सॉल्यूट है। ठीक है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का नेचर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म आ जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसमें एक चीज बताएंगे, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयंस फर्निश करेगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयंस फर्निश नहीं करेगा। तो ये नेचर ऑफ द सॉल्यूट। दूसरा होता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे ऐसे डिपेंड करता है, जैसे देखो इसमें हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, एक फ्रेज यूज करते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये पढ़े होगे तुम लोग। इसका मतलब क्या हुआ, लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब मोर और लेस ये तुम्हारा एक तरह से जनरल हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि सारा केसेस इसको अ, माने ही, मतलब इसको ओबे करे। ठीक है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन जनरली हम लोग ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जिस टाइप का सॉल्यूट होगा वो उसी टाइप के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। अगर मान लो वो हम लोग जैसे पोलर सॉल्यूट लोगे, तो पोलर सॉल्यूट जो है या फिर पोलर कंपाउंड अगर हम लोग लेंगे तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। और नॉन पोलर कंपाउंड अगर लोगे तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो इसका मतलब यही होता है लाइक डिजॉल्व लाइक का। तो अगर हमको पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व कराना है, ठीक है, कोई पोलर कंपाउंड मतलब जिसके ऊपर चार्ज है, तो पोलर कंपाउंड या पोलैरिटी है, डाइपोल मोमेंट से हम लोग निकालते हैं ओवरऑल। तो पोलर कंपाउंड है अगर, तो अगर उसको डिसॉल्व कराना है तो उसके लिए सॉल्वेंट भी हमारा पोलर होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और ठीक इसी तरह अगर नॉन पोलर कंपाउंड है, तो नॉन पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट भी जो हमारा होना चाहिए वो नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है, जनरली हम लोग ये फ्रेज यूज करते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, तो इसलिए नेचर ऑफ द सॉल्यूट और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, इस पे बहुत हद तक सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है। तो पहला तो ये हो गया, पहला दो फैक्टर्स। एक टेम्परेचर भी होता है। ठीक है,
गैस में हम लोग क्या देखे थे, जैसे गैस इन लिक्विड वाला केस था, तो वहां पे सिंपली हम लोग बोले थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का सॉलिबिलिटी जो है वो लिक्विड में घट जाता है। ठीक है, तो वहां पे वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, गैस के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर हटेंगे और ज्यादा स्पेस क्रिएट होगा और गैस वहां से निकल जाएगा, मतलब गैस का सॉलिबिलिटी कम हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या है, ये डिपेंड करेगा कि वो प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक। जो किसी भी सॉल्यूट को अगर हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, तो डेट विल डिपेंड ऑन द प्रोसेस कि वो किस टाइप का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि डिसोल्यूशन दोनों टाइप का हो सकता है। मतलब किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, वो एनर्जी रिलीज भी कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो इसलिए ये डिपेंड करेगा कि वो डिसोल्यूशन जो हो रहा है सॉल्यूट सॉलिड सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, तो किस टाइप का प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, उसके बेसिस पे ये टेम्परेचर का रोल आता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं solubility can be described, solubility of solid solutes can be described on the basis of type of dissolution। ठीक है, किस टाइप का डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन जो है दो टाइप का हो सकता है, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन मतलब डेल्टा एच क्या होने वाला है हमारा, नेगेटिव चेंज इन एंथैल्पी, और एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है मतलब चेंज इन एंथैल्पी ये पॉजिटिव होता है। तो अगर वो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है, तो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन में क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे इसमें, अगर वो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है, तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक के लिए हो गया। लेकिन वही अगर डिसोल्यूशन जो होगा अगर हमारा एंडोथर्मिक होगा, मतलब उसमें हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब जाके वो डिसोल्यूशन अगर हो रहा है सॉलिड का, तो इस केस में जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे सॉलिबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस कैसा है, डिसोल्यूशन प्रोसेस आइदर एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर का रोल उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो ओवरऑल ये एंथैल्पी वाला फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पे, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, हेलो, आवाज आ यस रहा है सर। तुम लोग, आवाज आ रहा है या नहीं। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी सॉलिड सॉल्यूट के सॉलिबिलिटी को लिक्विड में अफेक्ट करता है। ठीक है, पहले तो नेचर ऑफ सॉल्यूट नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, उसके बाद टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वेपर फेज में नहीं जा सकता है। तो इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट वॉलेटाइल होगा, जो सॉल्वेंट होगा हमारा वो वॉलेटाइल होगा। ठीक है, जो सॉल्यूट लेंगे हम लोग सॉलिड, वो वॉलेटाइल नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स यूज करेंगे, जैसे हम लोग यूज करेंगे, जैसे पी के ऊपर एस लिखा हुआ है, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग यूज कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर राउल्ट्स लॉ अप्लाई करोगे, तो देखो राउल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का अब सिर्फ एक ही कंपोनेंट जा रहा है वेपर में। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो सॉल्वेंट ही हमारा सिर्फ जाएगा ना वेपर में, तो एक्चुअली जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि सॉल्यूट तो वहां पे जा नहीं रहा है वेपर में। तो यहाँ पे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ये तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं ये।
जैसे वहां पे लिक्विड लिक्विड वाले में किए थे तो वहां पे दोनों कंपोनेंट आता था, क्योंकि दोनों के कंपोनेंट के वेपर्स बन रहे थे वहां पे। दोनों लिक्विड ही था, वोलेटाइल लिक्विड था, तो दोनों के वेपर्स आ रहे थे, तो वहां पे दोनों ऐड हो रहा था। यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन होगा, सॉल्वेंट का। तो उसके लिए सिर्फ सॉल्वेंट का आएगा क्या? ठीक है। हेलो। यस सर। और यहाँ पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट मतलब ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, जैसे वहां पे ए और बी लेते थे, पी नॉट ए लिखते थे, तो उसी तरह यहाँ भी है पी नॉट सॉल्वेंट है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का है। अब इसके लिए एक राउल्ट्स लॉ हम लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन ऐसे लिख लो। फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका स्टेटमेंट कुछ इस टाइप का है। इट स्टेट्स दैट when a non-volatile solute is present in the solution, then the vapor pressure, ठीक है, VP मतलब vapor pressure of the solution is always found to be, solution is always found to be less than the vapor pressure, sorry VP हो गया, less than the vapor pressure of the pure solvent या फिर pure liquid, ठीक है, at a given temperature। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। ये बोल रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, तो उस केस में देखोगे जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा, वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमेशा पाया गया है कि वो दैट विल ऑलवेज बी लेस देन प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, जो पी नॉट है, मतलब इस तो ये जो पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज फाउंड टू बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये है राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट के केस में। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है ये तुम लोग खुद भी बता सकते हो रीजन। क्योंकि जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा, तो जैसा देखो पहले अगर प्योर सॉल्वेंट लोगे, तो प्योर सॉल्वेंट के केस में क्या है, जितनी जितना भी अगर इक्विलिब्रियम पे जितना भी वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट होना चाहेगा, वहां पे कन्वर्ट हो सकता है आसानी से, क्योंकि वहां कोई हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो अब देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड होगा, डिजोल्व होगा उसमें। ठीक है, तो डिजोल्व होगा तो उसके सरफेस, तो क्या होगा, उसके गैप में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके गैप में वो सॉल्यूट जाएगा। तो गैप में जाने की वजह से अब देखो उसका एक्चुअली जो वेपर बनता है वो सरफेस से बनता है, तो ऑब्वियसली सरफेस पे जो गैप होगा उसमें भी तो सॉलिड सॉल्यूट्स आए होंगे ना। तो वो क्या होगा कि जैसे पहले क्या हो रहा था कि लिक्विड अगर वो प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, तो उस केस में वो फ्रीली जा पा रहा था, अपने वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स अब पूरा फ्री नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ कुछ सॉलिड सॉल्यूट भी आ गया है जो कि नॉन वॉलेटाइल है। तो वो क्या करेगा कि अपने जहां पे वो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा उस एरिया से या उस सरफेस एरिया से ऊपर में हम लोग बोल सकते हैं कि वहां से वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बाहर वेपर में नहीं निकलने देगा, मतलब वो हिंड्रेंस, एक तरह से हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, है ना। तो जिसकी वजह से पहले के मुकाबले मतलब प्योर सॉल्वेंट में जितना वेपर बन रहा था उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो इस केस में वेपर कम बनेगा, बिकॉज ऑफ द हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड बाय द नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। तो इसलिए जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होता है, वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमेशा जो है वो कम पाया गया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, रीजन यस सर। रीजन
समझ में आ गया क्यों कम होता है? यस सर। चलो, तो ये था राउल्स लॉ। अब यही राउल्स लॉ को जो अप्लाई करेंगे हम लोग, तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो वो चीज देखते हैं, एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, और कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इसमें स्टडी करना है हम लोगों को। तो अपने सिलेबस में टोटल चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो कि पढ़ना है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस मतलब सॉल्यूट जो होगा वो हमारा बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, सॉलिड सॉल्यूट, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली होता क्या है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे: द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का वैसा प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन द number of solute particles present in the solution, but independent of the nature of the particles। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वैसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी सिस्टम का जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करेगा, कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितना है। ठीक है, उसके नंबर पे डिपेंड कर रहा है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस टाइप का सॉल्यूट पार्टिकल है उससे फर्क नहीं पड़ता है। नंबर उसका कितना है, वो नंबर ही मैटर करता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में। तो वही है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, किसी भी सिस्टम के लिए अगर डिफाइन करें वैसे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, उस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उस वो अगर चेंज होगा तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू चेंज होगा, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसको RLVP से भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये टोटल चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है हम लोगों को, अपने सिलेबस में है ये। तो एक एक करके हम लोग सारा देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसमें इसको डिफाइन पहले ही कर ही दिया है, ये पता भी चल रहा होगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर ऐड करोगे किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो हमारा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो डिक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर जो घट रहा है, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, समझ रहे हो? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो रिलेटिव टर्म यहाँ पे ऐड करना जरूरी है, क्योंकि रिलेटिव अगर नहीं यूज करोगे तो वो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आता है। तो हम लोग अभी डिराइव भी करेंगे कैसे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो, अगर हम लोग लिखना चाहें रिलेटिव, पहले हम लोग लिख रहे हैं डिफरेंस, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा, डेल्टा पी निकालना चाह रहे हैं, कितना वेपर प्रेशर कम हो गया। तो इसका डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? P0
जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का माइनस पीएस, ऐसे ही लिखेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बताओ, क्योंकि पी नॉट का वैल्यू हमेशा ये पीएस से ज्यादा होगा। होगा। यस सर। तो ये तो हो गया लोअरिंग। लेकिन अगर रिलेटिव लोअरिंग की बात करें हम लोग, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस, ये हो गया लोअरिंग। और किसके रेस्पेक्ट में ये कम हुआ है? तो कंपेयर किससे करेंगे? ऑब्वियसली ओरिजिनल से। इनिशियली कितना था वो? जब प्योर सॉल्वेंट था हमारा पी नॉट था। तो जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तभी तो ये रिलेटिव लोअरिंग हुआ। बताओ, कोई दिक्कत? हेलो, यहाँ तक कोई सर दिक्कत? चलो, अब देखो यहाँ पे हम लोग राउल्ट्स लॉ से लिख सकते हैं, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या लिख सकते हैं? पी एस इज इक्वल टू पी नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब ये आर एल वी पी का जो एक्सप्रेशन है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देखो ये पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। तब यहाँ पे पी एस के जगह पे ये एक्सप्रेशन पुट करो, ये जो आया है। तो यहाँ देखो पी नॉट माइनस, इसके जगह पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया, और नीचे आ गया हमारा पी नॉट। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है? देखो ये पी नॉट माइनस, आर एल वी पी क्या था? पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, उसी के जगह पे हम लोग पुट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन देखो क्या आ जाएगा हमारा? पी नॉट यहाँ पे कॉमन आ गया, और यहाँ पे बच जाएगा 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बच गया। और नीचे पी नॉट है तो ये पी नॉट कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, देखो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, ये किसके इक्वल हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल हो गया। बताओ, क्योंकि एक्चुअली जो 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। सम, बोलो। होगा या नहीं? तो यहाँ पे 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, तो 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या पुट कर दिए हम लोग? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखो यही, और ये वाला एक्सप्रेशन जो है हमारा आर एल वी पी का है। तो आर एल वी पी ये किसके इक्वल हो गया? आर एल वी पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ या नहीं? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि वहां से ऑब्वियसली वो मोल का ही तो रेशियो आ रहा है ना। तो मोल का रेशियो अगर आ गया तो उससे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो निकाल ही सकते हैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। समझ रहे हो? तो वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से रिलेटेड है या नहीं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स से है। यस तो इस यस। तो इसलिए ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। इसलिए हम बताए थे पहले ही कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस, सिंपली वो है। तो वो उसका रिलेशन कहीं सॉल्यूट के नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साथ नहीं आ रहा है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, बट रिलेटिव लोअरिंग यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सर बोलो। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट आ रहा है ना। क्या आ रहा है? पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट। पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट, तो फिर वहां पे सिंपली वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, क्या बोला गया है? तुम डेफिनेशन पढ़ो, जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पास कर रहा है, तो और किसी ओनली चीज तो पे। नहीं लिखा हुआ है। क्या ओनली तो नहीं लिखा हुआ डेफिनेशन में। लिखा हुआ है मतलब? हेलो, ओनली तो नहीं लिखा हुआ है डेफिनेशन में। ओनली नहीं लिखा हुआ है तो उसको ओनली ही समझो, ठीक है।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग उसी को बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट या फिर और अदर फैक्टर्स पे वो उससे कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मोल्स के टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ऑफ सॉल्यूट बाय एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। अब बहुत जगह तुम देखोगे कि अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये मेनली हम लोग बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो एक अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है यहाँ पे, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होगा सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तब दिया हुआ है अगर क्वेश्चन में कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर लोगे, तो यहाँ से हम लोग number of solute plus number of solvent, that will be approximately number of moles of solvent। तो यहाँ पे ये मॉडिफाई हो जाएगा, RLBP इस केस में क्या आ जाएगा, n by solvent by n by solvent. P naught minus PS by P naught, that is equal to n of solute by n of solvent। तो ये डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे जब बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर मेंशन किया हुआ है, तो ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वहां पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, Yes, sir. लिख लिए इसको इतना। Yes, sir. चलो एक मिनट। चलो तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लिया ना इसको, हो गया। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at a certain temperature is 640 mm of Hg। ठीक है, a non volatile solid weighing 2.175 gram is added to 39 gram benzene। The Vp of the resulting solution is 600 mm Hg। तो फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड सॉल्यूट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, करो तो।
एक क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, द वेपर प्रेशर ऑफ ए dilute aqueous solution of glucose is 750 mmHg at 373 Kelvin. Calculate the molality of the solute in the solution। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। कि 5.25 ग्राम पर मोल। क्या हुआ? फर्स्ट वाले का आ गया। 5.25। फर्स्ट वाले का मॉलिक्यूलर वेट है 65.25 ग्राम। ये आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का वही हो गया। सेकंड वाला कर, जिसका फर्स्ट हो गया वो सेकंड करो, जिसका सेकंड भी हो गया वो थर्ड करेगा। 1 मिनट रुको, हम दे रहे हैं तीसरा क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 3, vapor pressure of a solution containing 6 gram of a non-volatile solute in 180 gram of water is 20 mmHg if 1 mole of water is further added, then the vapor pressure of solution increases by 0.2 mmHg। Then calculate the
वेपर प्रेशर of pure H2O and the molar mass of the solute. चलो फर्स्ट तो आ गया सबका। हेलो बताओ फर्स्ट में Yes, कहीं sir. कोई दिख। चलो फर्स्ट आ गया, सेकंड थर्ड करो। 65.25 है फर्स्ट का आंसर। So 20 by 27. Hello. हेलो क्या बोल रहे हो? So 20 by 27. कितना बोल रहे हो? 20/? 27. 20/27। सही है। आंसर है इसका मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.74 मोलल। हम्म, 0.74 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। हो गया सेकंड सबका? हम्म, No, sir. क्यों नो सर? सेकंड वाले में देखो, यहाँ पूछोगे पी नॉट नहीं दिया हुआ है, पी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन बोला गया, तो सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर है। और टेम्परेचर यहाँ पे ध्यान दो,
373 केल्विन है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस ही है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कितना होता है, वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वाटर का। तो टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो कितने प्रेशर पे वो बॉईल करता है 100 डिग्री पे? अगर 100 डिग्री पे वाटर बॉईल कर रहा है तो प्रेशर क्या होना चाहिए उस समय? प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है ना। यस सर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम, तो 1 एटीएम एमएमएचजी में कितना हो जाएगा? 760 एमएमएचजी हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। बोलो। यस सर। तो बस पी नॉट ये 760 एमएमएचजी, अब पीएस दिया हुआ है, ठीक है, अब कर लो, अब हो जाएगा, बस वही हिंट का जरूरत था उसमें। बन गया सेकंड। यस सर। सेकंड हो गया, थर्ड करो।
54 ग्राम। क्या क्या ये क्या आ 54 रहा है? ग्राम मोलर मास मोलर ऑफ मास। सॉल्यूट 54 ग्राम, ठीक है। और पी नॉट ऑफ वाटर 20.22 20.2। कितना यूनिट क्या आ रहा है? ml of Hg। हाँ 20.2 होगा। तो ये थर्ड का आंसर है। ठीक है, थर्ड वाले में देखो एक्चुअली दो इक्वेशन तुमको बनेगा, दो इक्वेशन सॉल्व करना है। जैसे पहला वाले में क्या करोगे, पी नॉट हमको निकालना है वाटर का, और सॉल्यूशन का 20 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय पी नॉट। और यहाँ पे एक्चुअली 6 ग्राम दिया हुआ है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है तो 6, और यहाँ इसका नहीं पता है हमको, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो 6/m हो जाएगा, और इधर पे 6/m प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा। इनिशियली मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 180 ग्राम है, तो 180/18 करोगे 10 मोल्स आ गया। तो ये इक्वेशन वन। सेकेंड इक्वेशन बनेगा पी नॉट माइनस, देखो 1 मोल वाटर और ऐड कर दिया गया तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ गया 0.2 से, तो अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो गया 20.2 बाय पी नॉट। तो और यहाँ पे ये 6/m डिवाइडेड बाय ये 6/, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो गया, 10+1 ये 11। तो यही दो इक्वेशन सॉल्व करना है, दो अननोन है, m और p नॉट निकालना है। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, हेलो, हो जाएगा। बोलो, हेलो, हेलो। बाकी अद्वैत तुमसे बना, वाला इक्वेशन जाएगा लेफ्ट हैंड में। क्या बोल Yes, रहे sir. हो, तीनों बन गया, इससे पहले दोनों बन गया। तीसरा कर लेना, ठीक है, अब हो जाएगा ना सॉल्व। Yes, sir. दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लेना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, कौन पूछ रहा है। वैल्यू 20.2 है तो नीचे वाला इक्वेशन तो 0, तो 6/m भी तो 0 होना चाहिए था।
एग्जैक्टली 20.2 नहीं है ना, 20.22 आ रहा है। वही तो बोल रहे 20 पॉइंट और भी तो आएगा डेसिमल में, एग्जैक्टली वो जीरो थोड़ी है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा ना। डेसिमल के बाद और भी तो पॉइंट्स होंगे ना, यस सर। तो एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा वो, ठीक है, वो छोटा वैल्यू होगा बट जीरो नहीं होगा। ठीक है, कर लेना। चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए, आरएलवीपी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें एक और चीज बताना है, इसमें ऑसवाल्ड वॉकर मेथड एक बताना है, तो वो बता के फिर हम लोग नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे, ठीक है। चलो ये कर लोगे ना, ये जो तीसरा नहीं बनाया था वो बना लेना, बाकी सबसे तो बन गया, तीनों क्वेश्चन बन गया ना। यस सर। चलो ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir.